So, dear friends, welcome again for qualitative analysis for fourth group radicals with a new topic. We have studied earlier the zero group, first group, second group, and third group radicals, their identification and scheme of analysis. अब हम जा रहे हैं चौथे ग्रुप की ओर और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है इस ग्रुप के एनालिसिस के लिए. एक पंच लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि टिपिकल फर्स्ट रो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स also precipitated as sulfides when medium is slightly alkaline or ammonical that ensures enough sulfides that facilitates precipitation of this group only. इसका मतलब यह है कि सल्फाइड आयन अमोनिकल मीडियम में काफ़ी उत्पन्न होते हैं, इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं जितना चौथे ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्याप्त हों. सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स के लिए हम जानते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है वो HCl की उपस्थिति में होता है, which controls the concentration of sulfide ion, rather regulates and produces only that much amount of sulfide that is required for the precipitation of the second group radicals only. So ammonical medium followed by H2S is the group reagent of this group, fourth group. So let's have a look over the radicals of the fourth group. The first, that is zinc, bivalent cation है जो डर्टी वाइट है कलर में. मैंगनीज एक बफ कलर का, पिंक कलर का, बहुत ही लाइट पिंक, दैट सम पीपल कॉल्ड स्किन कलर सॉल्ट होता है. निकल क्रिस्टलाइन है, ग्रीन बहुत सुंदर है. कोबाल्ट भी बहुत खूबसूरत है, क्रिस्टलाइन. ऑल ऑफ देम आर देयर इन +2 states of their salt. So this is the position of the fourth group radicals: zinc, manganese, nickel and cobalt. If you try to visualize them into the periodic table of classification, you find that manganese, cobalt, nickel and zinc occupy the first transition series. प्रथम transition series के सदस्य हैं. Manganese 7th group में है, therefore its oxidation state goes as high as +7. KMnO4, K2Cr2, 7 की oxidation state manganese की +7 तक जाती है. कोबाल्ट और निकल भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज में बहुत ज़बरदस्त हैं. जिंक ज़रूर D10 कॉन्फ़िगरेशन की होने की वजह से एक ट्रू मेंबर नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट का, और इसीलिए इसके सॉल्ट्स कलर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कलर नहीं है, इनफैक्ट डर्टी वाइट है. और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज आर नॉट दैट प्रोनाउंस्ड एज ऑफ दीज रेस्ट ऑफ रेडिकल्स. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ दीज रेडिकल्स इन द पीरियोडिक टेबल. अभी तक हमने देखा है कि अमोनिकल मीडियम में H2S पास करें तो ये ग्रुप रिएजेंट है चौथे ग्रुप का. तो स्कीम जो हमने शुरू से देखी थी उसको एक बार फिर हम रिवाइज करना चाहेंगे कि आपके पास सभी ग्रुप के रेडिकल्स हैं, आपने स्टार्ट किया और आपने डाइल्यूट HCl मिलाया. यदि आपको प्रेसिपिटेट मिले तो वो फर्स्ट ग्रुप के थे जिसमें लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस आयन, ये सभी प्रेसिपिटेट्स वाइट थे. प्रेसिपिटेट को छान के अलग किया. You now visualized about the filtrate. फिल्ट्रेट पर जब आपने ध्यान दिया और उसमें आपने हल्का सा गर्म करके H2S गैस मिलाई. गर्म करने के कारण प्रेसिपिटेट को ग्रैनुअल दानेदार फॉर्म में लाना था ताकि कोलाइडल फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट ना आए, छानना उसका आसान हो जाए. फिल्ट्रेशन वुड बी easier. Now when you do it, you get precipitates which are said to be belonging to second A and B group both. Well, their separation is based on solubility in yellow ammonium sulfide solution. Yellow ammonium sulfide में उनकी solubility पर निर्भर करता है कि वो कौन से प्रेसिपिटेट हैं. सेकेंड A insoluble रहते हैं जिसमें मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम लगभग ब्लैक ब्राउन या ब्लैकिश प्रेसिपिटेट्स हैं, और कैडमियम जरूर येलो कलर का प्रेसिपिटेट सल्फाइड के रूप में देता है. जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड बी के ग्रुप रेडिकल आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, तो आर्सेनिक बहुत खूबसूरत पीले रंग के, एंटीमनी बहुत वंडरफुल ऑरेंज कलर के, और टिन के सॉल्ट्स भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट देते हैं सल्फाइड्स के रूप में. सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड देयर फर्दर रेडिकल. अब अगर हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से, तो हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले उसमें जो H2S थी उसको निकाल देना होगा. तो H2S को हम उबाल कर निकाल देंगे, ठंडा करेंगे. आवश्यकता यदि पड़ी तो हम 1 बूंद या 2 बूंद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की मिला के ठंडा करेंगे. ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है
लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करेंगे कि यदि फेरस सॉल्ट की हमको ऐसा लगता है कि उपस्थिति हो सकती है तो वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सॉल्ट Fe3+। अब हम यहाँ ठंडा करेंगे, I'll add ammonium chloride and ammonium hydroxide in large quantities in excess so that corresponding precipitates of the third group are generated। हम जानते हैं एल्यूमिनियम वाइट देता है जिलेटिनस नेचर के, आयरन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है और क्रोमियम ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट देता है विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस्ड। तो थर्ड ग्रुप का हमारे पास ग्रुप रीजेंट था अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मिलाने वाले हैं H2S गैस being medium is sufficiently alkaline ammonical and then we expect the precipitates of fourth group। तो फोर्थ ग्रुप के जो प्रेसिपिटेट है जिंक मैंगनीज निकल और कोबाल्ट के, तो जिंक जैसे सॉल्ट का कलर है वैसे ही उसके प्रेसिपिटेट्स का भी कलर है डर्टी वाइट सल्फाइड्स के रूप में। मैंगनीज पिंक कलर बहुत लाइट या जिसको बफ कलर कहते हैं या स्किन कलर कहते हैं उसके कलर के प्रेसिपिटेट देता है, और निकल और कोबाल्ट दोनों के ही ब्लैक प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होते हैं। तो ये स्टोरी हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। आगे के ग्रुप के लिए हम बाद में बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिपिटेट दैट वी हैव इन अवर हैंड फॉर फोर्थ ग्रुप। So this was the story. Now next, this is now we are going to identify various radicals। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सभी प्रेसिपिटेट्स हैं तो हमने उनका क्या करना है। कलेक्ट द प्रेसिपिटेट एंड वॉश द प्रेसिपिटेट सॉल्ट विथ हॉट वाटर देन शेक इट विथ कोल्ड डाइल्यूट HCl फॉर 3 मिनट्स। यहाँ हमको डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट को ट्रीट करना है, और जब हम ट्रीट करेंगे और छानेंगे तो हमारे पास में दो चीज़ें रहेंगी, एक कोबाल्ट और निकल के काले रंग के प्रेसिपिटेट जो नहीं घुलेंगे, और मैंगनीज क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, मतलब मैंगनीज सल्फाइड घुल जाएगा जिंक घुल जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि फिल्टर जब करते हैं तो कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट जनरेट होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड्स जो हैं वो केवल एक्वा रिजिया में घुलते हैं, इसलिए ये सेपरेशन एसिड के ऊपर बेस हो सकता है। Now let's go for the identification of cobalt and nickel. There are three conditions: either cobalt is there, or it is nickel is there, or both are there. So black precipitates are to be dissolved in minimum quantity of aqua regia। एक्वा रिजिया की कम से कम मात्रा में हम घोलेंगे, चाइना डिश पर लेकर उसको उबाल लेंगे। का परफेक्ट इवोपरेशन के बाद में हम उसमें पानी मिलाएंगे और उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। यदि कलर ब्लूइश है तो वो कोबाल्ट की उपस्थिति को इंडिकेट करता है, और ग्रीनिश है तो वो निकल की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो हम इसमें एक काम करने वाले हैं कि ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट मिला है हमको, उसको हम दो भागों में बांटेंगे। जो पहला पार्ट है उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमीन वाटर मिला के हुए शेक करेंगे और हम देखेंगे कि कलर क्या प्राप्त होते हैं। यदि एप्पल ग्रीन कलर प्राप्त होता है ठंडे में और गर्म होने पर कोई परिवर्तन नहीं है तो केवल कोबाल्ट की उपस्थिति सस्पेक्ट की जाती है। यदि ग्रीन कलर नहीं प्राप्त होता है लेकिन गर्म करने पर काले में बदल जाता है तो निकल ओनली की उपस्थिति संदेहास्पद है। यदि एप्पल ग्रीन कोल्ड में है लेकिन चेंजेस टू ब्लैक, तो दोनों ही संभावनाएं कोबाल्ट और निकल की बन रही है। एप्पल ग्रीन है कोल्ड में और गर्म करने पर वो हीटिंग करने पर वो निकल प्रेसिपिटेट होगा मेटेलिक फॉर्म में। सो कोबाल्ट निकल दोनों की संभावना बढ़ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। दूसरे एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो हमने दूसरा पार्ट डिवाइड किया था, उस दूसरे पार्ट में हम अब बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो दूसरे पार्ट में हम अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड का सॉल्यूशन मिलाएंगे और गर्म करेंगे। यदि हमको लाल भूरे रंग के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो हम समझेंगे कि कोबाल्ट है, और यदि एक क्रिस्टल अमोनियम थायसाइनेट और CH2 मिलाते हुए उसे हम शेक करेंगे तो CH2 चूँकि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो ऑर्गेनिक लेयर में डिजॉल्व होगा और इसलिए वो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। ये कोबाल्ट की उपस्थिति को कंफर्म करता है। निकल की उपस्थिति को हम निकल DMG डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम से हम कंफर्म करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। एक तरफ हम पढ़ चुके हैं कोबाल्ट और निकल
जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में थे। यहाँ तक मामला खत्म हुआ। अब अपन चलते हैं मैंगनीज और जिंक के सेपरेशन पर, जो आपको याद होगा कि वो अब कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स के फॉर्म में है, Mn2+ आयन और क्लोराइड माइनस आयन, जिंक 2+ आयन और क्लोराइड माइनस आयन। यदि हम थोड़ी सी अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि जिंक एम्फोटेरिक नेचर का होने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेशन का आधार बन सकता है। सो लेट्स डू इट। क्या करें हम इसको H2S को उबाल करके NaOH मिलाएं, H2S उबाल करके दूर करें, NaOH मिलाएं अधिक मात्रा में, तो जाहिर है जिंक जो है वो घुल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग जिंकेट के फॉर्म में। ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस जाएगा ZnOH होल 4 माइनस में, दैट इज इक्विवेलेंट टू सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सॉल्युबल पार्ट है। और उसको अगर थोड़ा सा एसिडिफाई करें एसिटिक एसिड से और फिर से H2S ट्रांसफर कर दे तो फिर जिंक सल्फाइड आ जाएगा डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, जिंक कंफर्म हो जाएगा। तो वो जिंक को बहुत पहचानना मुश्किल नहीं है। अब बात करें हम रेसिडुअल पार्ट की, जो मैंगनीज का है। अभी मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड है, उसमें उतना एम्फोटेरिक बिहेवियर नहीं है, तो मैंगनीज को हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करें और उसके दो हिस्सों में भरें। अब यहाँ नाइट्रिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो मैंगनीज को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। पहले पार्ट में यदि हम सोडियम बिस्मथेट मिलाएं और यदि कलर ऑब्जर्व करें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुपरनेट लिक्विड पिंक कलर का हो जाता है। और दूसरे हिस्से में यदि लेड डाइऑक्साइड मिलाएं और उसको उबालें तो परमैंगनेट के पिंक पर्पल कलर का हमको सॉल्यूशन दिखाई देता है, तो वो भी मैंगनीज की ही पुष्टि करता है। मैंगनीज इज कन्फर्म। मैंगनीज को जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सॉलिड स्टेट में भी पहचान सकते हैं। तो अभी यहाँ काफ़ी है इस वीडियो के लिए। इसी बात को हम आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।